बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सारे ठीक होगे और आपका जो घर का टाइम होगा आपने कोशिश की होगी कि आपने उसको प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज किया हो, जो कि चाहे उस पर अमल नहीं कर सके होगे लेकिन आपने कोशिश की होगी, आई होप। और अब आपने जो काम नहीं कर सके उनको करना है और हमने रेगुलर लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं और हमारा अप टू 40-30% कोर्स रह गया जस्ट, और वो इंशाल्लाह हमने 2 से 3 वीक्स में कवर करना है। उसके बाद हम जिस जिस टॉपिक की आप लोग को पढ़नी है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर अभी कनेक्ट हुआ है। आवाज आवाज सबको आ रही है? अगर किसी को नहीं आ रही तो वो उनका इशू है, आप अपने नेट को ठीक करें। अच्छा जी, हमने उसकी न्यूट्रिशन थेरेपी को स्टडी करना है कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डाइटरी फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेल टाइप्स हैं, और हमने बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन उसकी जो है ट्रीटमेंट या बेसिकली मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्योंकि हम न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट से ज़्यादा मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट है। जो है सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है। पोरोसिस मींस के पोरस यानी कि जिसमें गड़े हैं, पिट्स हैं, सुराख हैं, होल्स हैं, और ऑस्टियो का जो वर्ड है वो बोन के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज होता है। ऑस्टियोपोरोसिस से मुराद ये है कि आपकी पोरस बोन्स हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी कंडीशन और एक ऐसी डिजीज है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ना सिर्फ एज, ना सिर्फ हार्मोन्स, ना सिर्फ डाइटरी इनटेक, ना सिर्फ आपकी फिजिकल एक्टिविटी, बल्कि आपकी जेनेटिक्स, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल, आपकी एथनिसिटी, ये सारा कुछ इन्वॉल्व होता है इस डिजीज की या इस कंडीशन की डेवलपमेंट में, ठीक है। अब ये इसमें बेसिकली मसला ये आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस में पर यूनिट वॉल्यूम जो बोन मैस है वो कम हो जाता है, ठीक है। और एसिम्प्टोमेटिक रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ बोन मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आपकी हड्डियों के अंदर जो है वो मैस, हड्डी का मैस कम हो गया है और इसका कोई सिम्टम नहीं है। अब आपको नहीं पता कि मेरी जो हड्डी है उसका मैस जो है वो कम है या ज्यादा है, क्योंकि आप अपने अंदर नहीं देख पा रहे हो। लेकिन जब कभी आप गिरते हो, जिसको ये प्रॉब्लम है उसके फ्रैक्चर आता है और स्कैन होता है तो पता चलता है कि हाँ ये है। या जब आपके दर्द बहुत ज्यादा रहने लग जाए, क्योंकि नॉर्मली तो हम इस चीज को सीरियस ही नहीं लेते हैं, तो उस टाइम पे हमें आइडिया होता है कि हाँ जी ये है। तो यानी इसका कोई वाजिया सिम्टम नहीं है, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया में जो माइनर सा डिफरेंस ये है कि ऑस्टियोमलेशिया में सिर्फ सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाती है, यानी कि सॉफ्टनिंग ऑफ बोन से मुराद ये है कि ऑस्टियोमलेशिया में मैस कम नहीं होता, लेकिन उसमें जो ओवरऑल आपका मिनरल कंटेंट है ना, जितना कैल्शियम और फास्फोरस वहाँ डिपॉजिट होना चाहिए कि हड्डियां सख्त हों, उतना नहीं होता ऑस्टियोमलेशिया के केस में। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस के केस में ना सिर्फ उसका मैस कम हो, ना सिर्फ उसकी मिनरल कम कंटेंट कम होता है कि वो नरम पड़ जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, उसके साथ साथ उसके अंदर से जो है वो आपका मैस भी कम होता है। मैस कम होने से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल पर यूनिट वॉल्यूम आपकी जो हड्डी का साइज था वो 5 सेंटीमीटर था, तो वक्त के साथ साथ वो घुर घुर के हड्डियां घुरना या घुरना, जिसे मैं आम जुबान में कहूँ, तो वो कम होके 5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। ये एक डायग्राम जो है इसमें आप देख रहे हो कि नॉर्मल बोन मैट्रिक्स अंदर से कैसा है और ऑस्टियोपोरोसिस में कितने बड़े बड़े पेट्स बनने हुए हैं। ये खाली जगह है, इसकी वजह से आपकी हड्डी कमजोर हो जाती है और ये मैस भी ओवरऑल कम हो रहा है और मिनरल कंटेंट भी कम हो रहा है। अच्छा, अब काइंडली मेरे अलावा बाकी सब अपने आप को अपने आप को म्यूट कर दें, और अगर किसी के पास शोर नहीं आ रहा तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है इफ ही और शी वांट्स टू इंटरेक्ट टू मी, ओके। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चैट में ड्रॉप कर सकते हैं। साइड्स, अब हमारी स्केलेटल, ऑब्वियसली ये हड्डियों का मसला है तो हड्डियां हमारे स्केलेटल मसल्स में आती हैं, तो स्केलेटन का कौन सा, सॉरी स्केलेटल मसल में नहीं, स्केलेटन में आती हैं। अब हमारे स्केलेटन का जो है हमारे स्केलेटन का कौन सा हिस्सा जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है ऑस्टियोपोरोसिस से, तो सबसे ज्यादा हमारी बैकबोन यानी स्पाइन, और उसके अलावा जो आपकी हिप बोन है और जिसे हम पेल्विक रीजन कहते हैं, और जो आपका रिस्ट बोन है जो यानी कि जो कलाई की हड्डी है, सबसे ज्यादा जो है ये अफेक्ट होती है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम। ओके, मेरा ना मुझे सर्वर कह रहा है कि
मैं मेरी आईडी पे पापा का नाम मैं वो ओके ओके ठीक है। मैम अगर बस आपकी मेरा आवाज कट रही थोड़ी थोड़ी। अच्छा मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा थोड़ा सा नेट का इशू जा रहा है, लेकिन ये है कि अगर मेरा डिस्कनेक्ट होता है तो 10 मिनट के वेट के बाद हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, हमने लेक्चर फिनिश करना है, ठीक है। मेरे अभी कुछ Yes, एमपीज ma'am. पड़े थे तो इस वजह से आपकी आवाज कट रही है। अभी भी कट रही है आवाज? No, ma'am. अभी बेहतर है। ठीक आ रही है, ठीक आ रही, ओके। अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप लोगों ने जाना नहीं है, 10 मिनट बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे लिए आप मैसेज कर देना फिर, ठीक है। ओके मैम। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमिंग बैक टू द लेक्चर अगेन, मैंने उस चीज़ को जो है वो आपको वाज़ह तौर पे बता दिया कि कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होते हैं इस कंडीशन। नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। इतना ही देखें आप। अब ऑस्टियोपोरोसिस की जो है वो बेसिकली हम जो है वो एक मिसकॉन्सेप्शन है, हम यही समझते हैं कि सिर्फ औरतों में होता है और बड़ी उम्र की औरतों में होता है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि औरतों के अलावा मर्दों में भी 50 साल के बाद जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मेल्स आर आल्सो प्रोन टू दिस कंडीशन। और उसके अलावा ये कि बच्चों में भी ये हो सकता है, ठीक है, बच्चों में हो सकता है, जो जवान लोग हैं उनमें भी हो सकता है। और लेकिन ये बात हकीकत है कि जो ज्यादा इसकी प्रेवलेंस और इंसिडेंस है वो जो 50 साल से ऊपर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है उनके अंदर होता है। अब इसकी जो 3 टाइप्स हैं, प्लीज आप म्यूट कर दें, आई वुड बी थैंकफुल। सो इसकी 3 टाइप्स हैं, उसमें इडियोपैथिक जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस है, इडियोपैथिक ऑस्टियोपोरोसिस है और एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है। अब इडियोपैथिक जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस के क्या मुराद है? जब मेडिकल साइंस में, प्लीज आप अपने आप म्यूट करें अपने आप को, जो कोई भी है, मैं चेक करती हूँ। मैम जिस तक किसकी आवाज आती है उसका वो मैम स्क्रीन ग्रीन हो जाती है जिसकी आवाज आई। एक सेकेंड। सदफ हबीबा, आपने अपने आप को म्यूट नहीं किया हुआ, आयशा खालिद ने म्यूट नहीं किया हुआ। अब मुझे दोबारा नहीं कहना पड़े म्यूट करें अपने आप को। अच्छा जी, जब भी वर्ड इडियोपैथिक आता है, इडियोपैथिक का मतलब ये है कि जिसकी हमें कॉज नहीं पता, ठीक है, जिसकी रीजन हम मालूम नहीं कर पाते, एविडेंट कॉज नहीं होती, रीजन नहीं होती। और जुवेनाइल से मुराद है जो यंग, जो छोटे बच्चों में अगर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो, यानी कि अगर उनकी बोन्स जो हैं वो नॉर्मल बोन्स की निस्बत कमजोर हैं, उनका बोन मैस कम है, तो उसको हम जुवेनाइल इडियोपैथिक ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अगर 30 से यंग अडल्ट यानी 30 से 50 साल की उम्र में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो हम उसको इडियोपैथिक ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर उस केस में भी हमें उसकी रीजन या उसकी जो है पैथोलॉजी नहीं पता होती कि किस वजह से हो रही है। मैम फर्स्ट वाले का एज लिमिट बता दें प्लीज। फर्स्ट बच्चों में, बच्चे जो हैं 13-14 साल से पहले, चिल्ड्रन, ठीक है, जब वो प्यूबर्टी की टीनेजर से पहले। अच्छा, जो यस एज, मैम। ओके, एज मैम इडियोपैथिक का मीनिंग भी दोबारा बता दें। इडियोपैथिक का मतलब ये है कि जिसकी वजह या कॉज नहीं पता, हमें उसकी रीजन अननोन है। एक बंदे के बॉन मैस कम है लेकिन मुझे नहीं आइडिया हो रहा कि क्या डाइटरी इनटेक कम था या क्यों उसको ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अच्छा जी, जो सबसे कॉमन इसकी कॉज है वो है एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, जो आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज होता है, बोथ इन मेल एंड फीमेल्स। और लेकिन ज्यादा कॉमन किसमें है? पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन एंड एल्डरली ऑफ बोथ सेक्सेस। अब ये है कि पोस्ट मेनोपॉजल का आई होप कि आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ कि जो जब एक मंथली साइकिल जब फीमेल्स को आना बंद हो जाता है आफ्टर, डिपेंड करता है, आफ्टर 40 इयर्स या 45 इयर्स ऑफ एज, और जो हम उसकी एवरेज 50 साल लेते हैं, तो उसके बाद जो है उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, और एस्ट्रोजन का उसकी मंथली साइकिल भी बहुत ख़त्म हो जाता है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन भी बहुत कम हो जाती है हार्मोन की, तो जो उससे रिलेटेड जितने भी बेनिफिट्स उस फीमेल को मिल रहे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से एस्ट्रोजन का चूंकि बोन हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा रोल है, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अभी, तो इस वजह से फिर उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगर उसने लाइफ थ्रू आउट द लाइफ, अगर उसको कभी भी बोन मैस का प्रॉब्लम नहीं था लेकिन अब उसका बोन लॉस जो है वो मंथ ईयरली होगा, 2 से 5% बोन लॉस होता है फीमेल्स के अंदर ड्यू टू जो है उनकी पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन। आई होप आई एम क्लियर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आए यहाँ पे, इफ यू आर फॉलोइंग द एरो।
अब जो ये आप पिक्चर देख रहे हो तो इसमें आप देखो कि हमारा जो नॉर्मल एक हाइट है हमारी जितने सेंटीमीटर में जितनी भी है, उम्र के साथ साथ आपका बॉडी पोस्चर चेंज होता है। अब जो हमारे बुजुर्ग होते हैं जब कुछ के कुब जिसे हम कहते हैं कुब्बड़ हो जाना, वो वाला जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं डॉबगर्स हम्प। इसमें क्या होता है कि जो आपके थोरेसिक वर्टिब्रा है यानी कि जो आपकी कमर के पीछे आपकी स्पाइन या बैकबोन है वो ये इस शेप में चली जाती है, डी शेप्ड हो जाती है। और इसकी वजह ये होती है क्योंकि वो वजन नहीं सह पाती और वो उसका पोस्चर जो है उसका कर्वेचर यानी कि उसका कर्वेचर समझते हो ना, उस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये उसी वजह से होता है क्योंकि उसका बोन मैस कम होता है, वजन बर्दाश्त नहीं करता, तो आहिस्ता आहिस्ता वो झुकाव की तरफ चले जाती है उसका जो कद है। और आप देख रहे होगे वाजिया तौर पे ना सिर्फ उसका ये थोरेसिक यानी कमर के ऊपर वाला हिस्सा बल्कि उसके हिप बोन और हिप रीजन को देखो कि किस तरह से डी शेप हो गया, तो इस वजह से भी उसमें फर्क पड़ता है। अच्छा, जस्ट लाइक एवरी अदर सेल्स इन आवर बॉडी, बोन्स आर आल्सो लिविंग सेल्स। और आपको पता है कि जो सेल्स हैं उनमें इस चीज की अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी है कि वो बनते हैं, वो टूटते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में या फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और हमारी बोन्स जो मैक्सिमम जो है ना वो अप टू 30 इयर्स ऑफ एज ग्रो कर रही होती हैं कहीं ना कहीं की। ठीक है, जैसे जनरल सी एग्जांपल है मैं आपको दूं कि बच्चा जो है उसका सर जब वो पैदा होता है तो खुला होता है, आपको यहाँ सर से उसके एक होल सा नजर आता है, सही है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बोन की जो है ग्रोथ होने से वो क्लोजर होता है, वो बंद होती है उसकी वो जो सर का है। इसी तरह जब एक बच्चा माँ के पेट के अंदर जो फीटस होता है उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, अगर आपने कभी कभी कोई वीडियो देखी हो या स्टडी किया हो, तो जब हमारे हाथ बनते हैं तो वो हमारी उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं, जस्ट लाइक मुर्गी के पंजे की तरह हमारे हाथ आपस में जुड़े होते हैं। तो दरमियान में जो हमारी जो फिजिट्स होती हैं उनको फिर वो सेल्स जो बोन ब्रेकिंग सेल्स होती हैं जिनको हम अभी स्टडी करेंगे, वो उनको तोड़ते हैं और हमारी जो फिंगर्स हैं वो अलग होती हैं, अलग शेप में बनती हैं। ठीक है, अच्छा जी, बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी और टू अंडरस्टैंड। आपने अगर मेरे एरो को फॉलो कर रहे हो, एरो नजर आ रहा है ना मैम? यस मैम। ओके, हाँ जी मैम, कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी फिंगर ऐसे साथ जुड़ी हुई होती है, उनकी क्या रीजन है? वो यही है कि वो ये प्रीमेच्योर होंगे या उनकी जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हैं कि माँ के अंदर वो माँ उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सकी कि उसके अंदर के जो वो मैकेनिज्म सही से नहीं चल सके, या बच्चे के जो अंदर की डेवलपमेंट थी वो सही नहीं हुई। और बच्चे की डेवलपमेंट रुकने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन भी, उसकी जेनेटिक्स भी हो सकती है। वो यही है कि वो ज्यादातर ये प्रॉब्लम प्री मेच्योर में होते हैं कि वो फिर उसकी एक अगर 7 माह के बाद अगर वो उसकी दरमियान वाली उंगलियों के जगह से वो फिजिट्स डिसॉल्व होंगे और उंगलियां लैदा होंगी तो उसको वो टाइम नहीं मिला जिसमें वो काम होना था। या फिर ये हो सकता है कि बच्चा प्रीमेच्योर नहीं था लेकिन फिर भी वो इस तरह से है क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत स्लो थी या उसकी डेवलपमेंट बहुत स्लो थी, जब तक वो डिलीवर हुआ तब तक वो काम नहीं हो मैम सका जो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही अब। सबको ही नहीं आ रही। मैम आ रही है, आवाज आ रही है? मैं तो आ रही है आवाज बिल्कुल आवाज सही। आपका आपके नेट में इशू होगा क्योंकि मेरी तरफ से आवाज अभी ना जा रही है। आप चाहे डिस्कनेक्ट करके दोबारा आ जाओ, वटएवर, मतलब मुझे नहीं आइडिया कि आप क्या करोगे। एक दफा अगर जाके आना चाह रहे हो तो देख लो, अदरवाइज चैट में मुझे मैसेज करो जिसको नहीं आ रही। क्लियर नहीं है आपकी आवाज। सादिया खालिद प्लीज मैम म्यूट हो जाए, शोर हो रहा है। अच्छा ओके, अच्छा मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जो अभी बोन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि ये एक हमारी फीमर बोन है या फिर जो है वो ह्यूमरस बाजू की या टांग की हड्डी है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है, जैसे आप अपने कंधे को टच करो तो जो कंधे वाला पोर्शन है वो है प्रॉक्सिमल एपिफिसिस, ठीक है। और जो उसका दरमियान वाली बोन का हिस्सा है वो डायफिसिस है, और जो नीचे वाला उसका पोर्शन है जो कोहनी के साथ अटैच हो रहा है वो है डिस्टल एपिफिसिस, एपिफाइसिस या एपिफिसिस व्हाटएवर, ठीक है। अब जो है हड्डी जब बढ़ रही होती है तो ये डायफेसिस यहाँ से बढ़ रही होती है, ठीक है। यहाँ से नए सेल्स बनते हैं और उसकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है। इसी तरह से एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी बाजू और उसकी टांगों की लेंथ और उसके स्पाइन जो बढ़ रहा होता है, ठीक है, दरमियान से बढ़ती है और वो बढ़ रही होती है। लेकिन जब आपका एक कद कंप्लीट ग्रो हो जाता है और आप एक कंप्लीट इससे जब मजीद आपने नहीं बढ़ना होता तो उस केस में क्या होता है कि आपका ये जो एपीफाइशियल है ना ये क्लोजर होता है, यानी कि वो इस टर्मिनोलॉजी को आप इस तरह से समझो कि वो रुक जाता है, ठीक है। आप
हैंड्स फ्री लगा लें बच्चों प्लीज। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपकी ग्रोथ अब मजीद नहीं होनी, अब आपका कद मजीद नहीं बढ़ना, तो उस केस में ये होता है कि एपिफाइजियल क्लोजर का टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, और उस क्लोजर के लिए जो है एस्ट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अब इस हड्डी ने मजीद नहीं बढ़ना, तो वहां पे एपिफाइजियल क्लोजर होता है और उस क्लोजर के लिए एस्ट्रोजन का रोल होता है। एस्ट्रोजन का इसके अलावा जो है वो भी रोल है, वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अभी के लिए आप ये देखें कि जो हड्डी की सबसे बाहर वाला पोर्शन है ना, वो है कॉम्पैक्ट। हमें कॉमन सी बात है, आप मुर्गी की हड्डी भी खाते हो तो वो बाहर, अगर उसकी लेग को जहन में रखो। गाइस प्लीज म्यूट योर जो है कॉल। आप खुद ट्राई कर लें, अगर वो आपको ऑप्शन मिल जाए तो। बेटा मुझे वैसे लास्ट टाइम तो मुझे थी आ रही थी, अब मुझे नहीं मिल रहा। मैम वो किसी कोने पे है। एक्सटर्नल सेलेक्ट माइक्रोफोन, ऑडियो सेटिंग्स। मोर में तो नहीं आया, जर्नल में जाती हूँ। हाँ जी, एक सेकेंड, शायद मुझे आ ही जाए। हमारी मीटिंग के 10 मिनट रह गए और मैंने लेक्चर कंप्लीट करवाने का सोचा था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा जी, ये देखें कि ये जो इसका बाहर वाला जो रीजन है, जो जूम का सॉरी जो हमारी बोन की बाहर वाला हिस्से कवरिंग होती है, लेयर होती है, वो कॉम्पैक्ट या सख्त होती है और उसे हम कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं, ठीक है। और जो उसका इंटरनल पोर्शन होता है उसको हम कैंसलस बोन कहते हैं, जो कि नरम होता है एज कम्पेयर टू बाहरी पोर्शन के। ये पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बोन वही चीज, ये कॉम्पैक्ट बोन या कॉर्टिकल बोन, और अंदर से जहां से नरम हिस्सा है जिसे कैंसलस बोन कहते हैं, ए पार्ट में। अब जो है हमने यहाँ पे जो देखने हैं वो है ये बोन के सेल्स, जो बी पोर्शन के, जिसको मैंने यहाँ इलेबोरेट किया है, और वो है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स, अब बोन के डिफरेंट सेल्स कौन कौन से हैं। ऑस्टियोसाइट वो सेल है जो बोन का सेल है, हड्डी के जो है वो एक सख्त है चाहे, लेकिन वो डिफरेंट सेल से बनी हुई है, लिविंग पोर्शन है। तो जो उसका सेल है वो क्या कहलाता है, ऑस्टियोसाइट। अब ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल है जो बोन फॉर्मिंग सेल हैं, ठीक है। और ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल हैं जो बोन ब्रेकिंग या बोन रिजॉल्विंग सेल हैं, ठीक है। और ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब जैसे हमने फिंगर डिजिट्स की बात की थी ना, कि वो हमारी उंगलियों के दरमियान वो डिसॉल्व होती हैं और उंगलियां अलहदा होती हैं, तो उस टाइम पे ऑस्टियोक्लास्ट ने उस कार्टिलेज को रिमूव, ब्रेक डाउन करनी होती है और हमारी उंगलियां अलहदा होती हैं। इसके अलावा हमारी बोन के अंदर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द हमारी लाइफ जो है वो जो ओल्ड बोन टिश्यूज हैं वो टूटते हैं और रिप्लेस होते हैं न्यू बोन टिश्यू से। अब जो टूटने का अमल है उसमें ऑस्टियोक्लास्ट काम कर रहे होते हैं, और जो बनने का अमल है उसमें ऑस्टियोब्लास्ट काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑस्टियोजेनिक के बारे में बता दें। ऑस्टियोजेनिक, ओके सॉरी। अच्छा, ऑस्टियोजेनिक जो है ये स्टेम सेल है जिससे आगे ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट बनते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा, ऑस्टियोजेनिक स्टेम सेल समझते हो, इवन अगर आपको जहन में हो कि आरबीसीज बनने का कभी आपने स्टडी किया हो फिजियोलॉजी में, तो कोई भी हमारी बॉडी में सेल बनना है, चाहे वो आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, कुछ भी, तो उसका स्टेम सेल अवेलेबल होता है हमारी बोन मैरो में। बोन मैरो वो स्टेम सेल आगे डिफरेंशिएट होता है, डेवलप होता है इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, चाहे वो स्किन सेल है, चाहे वो ब्लड सेल है, चाहे वो बोन सेल है। तो इसी तरह वो स्टेम सेल जिससे आगे हड्डियों के सेल्स ने बनना है वो है ऑस्टियोजेनिक सेल, ठीक है। और ऑस्टियोजेनिक सेल से ऑस्टियोब्लास्ट भी बनते हैं, क्लास्ट भी बनते हैं, और इसी ऑस्टियोजेनिक सेल को यूज करते हुए ऑस्टियोब्लास्ट सेल ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं। एम आई क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोन मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग। आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत स्टडी किया है, लेकिन मैंने आपको वो यही बात पहले कही है कि थ्रू आउट द लाइफ कोर्स हमारी आवाज कट कट के आती है। अच्छा बच्चे, मैं दोबारा कोशिश करती हूँ।
तो ऐसे में मीटिंग भी बस खत्म होने वाली है, तो अगर खत्म हुई तो हम दोबारा से ज्वाइनिंग देंगे, इसलिए आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है, ओके। अच्छा, बोन मॉडलिंग जो है और रीमॉडलिंग से मुराद ये है कि जो हड्डियां पुराने बोन टिश्यूज टूट रहे हैं और नए बोन टिश्यूज बन रहे हैं, ये है रीमॉडलिंग, ठीक है। और इसके 4 स्टेप्स हैं कि पहले एक्टिवेशन होता है कि यानी पहले जो ब्रेकिंग सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं, रिजॉर्प्शन है, और फिर वो एक्टिव करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट को कि अब नए सेल्स बनाएं, और फिर वो रिवर्सल फेज में जो है वो ओल्ड टिश्यूज रिप्लेस होते हैं, यानी कि नए बोन टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। उनकी फॉर्मेशन होती है इन स्टेप 4। इन स्टेप्स को देख के परेशान नहीं होना, सिर्फ सिंपल सी बात है, जब पुराने बोन टिश्यूज टूटते हैं और रिप्लेस होते हैं नए बोन टिश्यूज में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बोन रीमॉडलिंग, ओके। इस पिक्चर को देख के कंफ्यूज नहीं होना। अंडरस्टैंड अली, या कोई भी मुझे बताए। अच्छा, वो अली हसन दूसरा अली नहीं आया? अली उस्मान है मैम, आई थिंक। बड़ी हैरत की बात है कि वो खामोश है। नूरुलैन मैम, स्क्रीन शेयर अलाउ नहीं है, आप बाद में पीडीएफ फाइल देंगी? हाँ जी, मैं पीडीएफ फाइल दूंगी, लेकिन अलाउ क्यों नहीं है? ओके, नेक्स्ट कम पीक बोन मैस। रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी तो ये लिखा था कि उसकी तरफ से अलाउ नहीं है। आप ना अपनी सेटिंग्स को इस कॉल के बाद देखना। एक साइड पे ये नीचे टैब दी हुई है, उसको स्लाइड करो तो बोन में आ जाएगा। स्लाइड नीचे स्लाइड करो। अच्छा, ये देखें कि पीक बोन मैस और टर्नओवर क्या है। अब यहाँ पे ना आपने मुझे जरा फॉलो करना है कि सबसे नीचे हमने ईयर्स दिए हुए हैं, और ये जो ब्लू लाइन है ना, ये फ्रैक्चर थ्रेशोल्ड है, यानी कि मैक्सिमम फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। अब आप देखो कि 30 साल की उम्र तक, और ये खास तौर पे 10 से 15 साल की उम्र में कितने ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप गिरते हो तो आपको फ्रैक्चर होगा ही होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपकी हड्डियां अभी डेवलपिंग स्टेज में अभी बनी ही नहीं है, ठीक है, बन रही हैं, मजबूत हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप 30 से 50 साल में जाते हो ना, तो आपके गिरने और चांसेस ये कम होता है, काफी कम चांसेस होते हैं, और आपका जो बोन लॉस है ना वो स्टेबल होता है, मैक्सिमम जो है वो 0.2 to 0.5% होगा। वो भी डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि उसकी एक्टिविटी थी, उसकी डाइटरी इंटेक कैसा है, फलां फलां। अब आफ्टर मीनोपॉज, जो कि 50 साल उसकी एवरेज एज है, मैक्सिमम 50 साल है, इसके बाद यूजुअली नहीं आपको जो है वो मंथली साइकिल होता। मीनोपॉज के बाद अब ये जो रेड लाइन देखो किस तरह से टूट के एकदम से नीचे गई है, ठीक है। और मेल्स की देखो येलो, वो भी कम हुई है, उसकी बोन मैस भी कम हुआ है, लेकिन उसका बोन मैस में और आपके बोन मैस के कम होने का सीक्वेंस भी देखो कि उसका एक वाजिया वर्टिकल क्लियर लाइन के जरिए जा रहा है, और आपका जो है वो सडन लॉस हो रहा है 2 दफा। पहले सडन 60 पे गया और 60 के बाद तो बिल्कुल ही कम पड़ गया, और उसके बाद जो है आप देखते हो कि अगर 80 से 90 साल की औरत कभी अल्लाह ना करे गिरे तो उसकी हड्डी जो है वो नहीं जुड़ती है, ठीक है। और कल एक क्वेश्चन था कि बच्चे गिरे तो उनकी हड्डियां जुड़ जाती हैं, बुजुर्ग गिरे तो नहीं, तो ऑब्वियसली वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, उनकी बॉडी को पहले ही हड्डियां बनाने की उस सारे हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, और वो उस स्टेज में है जिसमें चीजें बननी है, तो उन वो बनने की स्टेज में चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस का? तो 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, दोनों का मकसद एक है बीएमसी स्टैंड्स फॉर बोन मिनरल कंटेंट, और बीएमडी स्टैंड्स फॉर बोन मिनरल डेंसिटी। अब जो बोन मिनरल कंटेंट है इसमें, और दोनों का मकसद यही है कि आपकी जो हड्डी है वो कितनी कॉम्पैक्ट है, कितनी उसकी मिनरलाइजेशन है, और ठीक है, और दोनों का मतलब यही है। लेकिन जब ड्यूरिंग ग्रोथ फेज, यानी कि अभी बच्चा बढ़ रहा है, उसकी हड्डियों की ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई, अगर उस उम्र में हम उसकी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ बोन देखते हैं कि कितना मिनरल कंटेंट है, कितनी कॉम्पैक्ट बोन है, तो हम उसे उस असेसमेंट जो इंडिकेटर है हम उसे कहते हैं बोन मिनरल कंटेंट। और अगर हम ये देख रहे हैं जब एक फुली डेवलप्ड अडल्ट है और उसकी हड्डियों का हम उसका मैस देख रहे हैं, उसके देख रहे हैं कितनी कॉम्पैक्ट बोन है, तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी आफ्टर जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो गई है, जब आपका कद खली से बढ़ गया, आपकी ग्रोथ हो गई है, तो उस टाइम पे आपके पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ बोन में कितना मिनरल कंटेंट है, क्योंकि जितना मिनरल कंटेंट होगा उतनी बोन कॉम्पैक्ट और जो है मजबूत होगी, ठीक है। अब जो है टेक्निक्स फॉर द असेसमेंट, इसकी बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं, ये वाले 3 में जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट इसके मेथड्स आएंगे यहाँ पे, उसके हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे एक्सेप्ट 1। अब जो टेक्निक्स हैं असेसमेंट की, उस केस में 1 सेकेंड,
सबसे पहले जैसे जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज और कंडीशन वी चेक द सर्टेन वैल्यूज ऑफ ब्लड सीरम मार्कर्स। बोन मिनरल डेंसिटी के अलावा जो हम टेस्ट कर सकते हैं बोन बायोकेमिकल मार्कर्स की। एक सेकेंड मानो ठीक है। अच्छा, उस केस में भी जो है हम उसके टेस्ट करते हैं। जैसे अगर एनीमिया है तो हम उसका आयरन या ब्लड में आयरन बाइंडिंग प्रोटीन्स कितनी है या हीमोग्लोबिन कितना है ये चेक करते हैं। इसी तरह से बोन के केस में आप चेक कर सकते हो कि कोलाजन मार्कर्स कितने हैं, या जो विटामिन डी का टेस्ट कर सकते हो, सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम टेस्ट करते हो, और इसके साथ साथ अल्कलीन फॉस्फेट भी टेस्ट करते हो। अब जो अल्कलीन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है और इसका क्या रोल है? अल्कलीन फॉस्फेटेज वो एंजाइम है जो इंडिकेट करता है ऑस्टियोब्लास्ट की प्रेजेंस को। और ऑस्टियोब्लास्ट अगर आप अभी रिकॉल करो तो मैंने आपको बताया कि कौन से सेल्स हैं, बॉन फॉर्मिंग सेल। हाँ जी, जो बॉन्ड फॉर्मिंग सेल्स हैं। तो ऑब्वियसली ये अगर इसकी वैल्यू एक सर्टेन लेवल तक है ब्लड में तो इसका मतलब है कि जो हमारे बॉन्ड फॉर्मिंग सेल्स हैं वो मौजूद हैं, एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका इसलिए जरूरी है। इसके अलावा जो बॉन्ड मिनरल डेंसिटी और डेंसिटियोमीट्री हम यूज करते हैं, हम डिफरेंट रेडिएशंस को जैसे एक्सरे रेडिएशंस और वेव्स को यूज करते हुए हम अपनी एक स्कैन लेते हैं, जो आपको मैंने सबसे पहले पिक्चर दिखाई थी जिसमें इंटरनल जो है वो बोन मैस दिखा रहे थे, एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन का और एक जो नॉर्मल